हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 22 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है कंज्यूमर कोर्ट में जो बहुत सारे केसेस डीले हो रखे हैं, केसेस की जो पेंडेंसी है, उस क्राइसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं इस पूरे आर्टिकल में आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा ये स्टैट्यूटरी बॉडी कैसे काम करती है, क्या क्या प्रोविजंस हैं जहां से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एजुकेशन अगेंस्ट माइग्रेशन के ऊपर। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे बात मैं आपके साथ करूँगा हिवाली ट्राइबल स्कूल मॉडल के बारे में। मतलब किस तरीके से इस ट्राइबल स्कूल में, हिवाली जो विलेज है वहाँ पे कैसे जो माइग्रेशन होता है उसको एजुकेशन का सहारा लेके रोका गया है। और ये इतना अच्छा आर्टिकल है कि यहाँ पे आप जीएस पेपर 1, 2, 3 हर जगह पे इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और अफ्रीका की जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसको और किस तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है, क्या क्या नीड है कि उसकी स्ट्रैटेजिक डीपनिंग और ज़्यादा जब अच्छे से होगी तो कैसे पोटेंशियल अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बीजिंग के ऊपर। क्यों बीजिंग दिल्ली से ज़्यादा अच्छी हवा को ब्रीथ करता है और वहीं पे दिल्ली चोक करता है। तो यहाँ पे मैं बीजिंग का जो मॉडल है, एयर को जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उनके जो मेजर्स होते हैं, उनका जो टेक का इस्तेमाल होता है, उनके जो स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कंपेयर करूंगा दिल्ली के मॉडल के साथ, दिल्ली में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसी से कनेक्टेड देखेंगे GS3 2014 में क्वेश्चन पूछा गया साउथ चाइना सी के ऊपर। अब ये किसके ऊपर, मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट के ऊपर, चाइना के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पे जितने भी रेफरेंस में इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने में। जो की फैक्ट्स होंगे उसको आप पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूएस ने सीज किया है दोबारा से वेनेजुला का ऑयल टैंकर। अब ये वेनेजुला का ऑयल टैंकर जो सीज हुआ है तो क्यों हुआ है, मैं यूएसए का टेक बताऊंगा, यूएसए ने क्या रीजन दिया है इसको सीज करने के लिए, और मैं वेनेजुला का टेक बताऊंगी उन्होंने क्या कहा है कि इंटरनेशनल वाटर में अगर हो रहा है तो कौन कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो वायलेट हो रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल देखिए कितना बहुत बड़ा आर्टिकल भी नहीं है, बहुत छोटा आर्टिकल भी नहीं है, लेकिन इस पूरे आर्टिकल का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। सबसे पहले ये है क्या, अब जो कंज्यूमर कोर्ट है उसको क्यों बनाया गया था। कंज्यूमर कोर्ट मतलब जो उपभोक्ता का कोर्ट होता है, मतलब आप और हम जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए कोर्ट बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य था स्पीडी और अफोर्डेबल जस्टिस दी जा सके। लेकिन अब इस कंज्यूमर कोर्ट में क्या हो रहा है, बहुत सारे डीले हो रहे हैं। जो रियल लाइफ केसेस हैं उसमें बहुत डिकेड लॉन्ग लिटिगेशंस जो हैं वो पड़ी हुई हैं, बार बार एडजमेंट हो रहा है, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। फाइनेंशियल हार्डशिप इतनी ज़्यादा हो गई है, पेंडिंग केसेस हैव क्रॉस्ड 5.43 लाख कंप्लेन, बैकलॉग इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब वो चीज़ दोबारा से रिफ्रेश भी नहीं की जा पा रही है। अगर स्टैट्यूटरी टाइमलाइन की बात की जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहता है कि भाई कोई भी अगर कंज्यूमर अपने कोई भी लिटिगेशन लेकर के आता है तो 3 से 5 महीने में उसे डिस्पोज करना होगा, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात कही है कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है। जो कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया था वो नॉर्मल कोर्ट के तरीके से नहीं बनाया गया था, लेकिन अब ये नॉर्मल कोर्ट के तरीके से काम कर रहा है, जस्टिस डिले हो चुकी है। अरे भैया, जब हमारे जो जुडिशरी थी वहाँ पे काम ढंग से नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे डिले हो रहा था, तभी तो इस कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया है। अब कंज्यूमर कोर्ट भी अगर नॉर्मल कोर्ट की तरीके से बन जाएगा तो फायदा क्या हुआ। अब इसके पीछे स्ट्रक्चरल कॉसेस जो बताए जा रहे हैं, वैकेंसीज जो हैं बहुत ज़्यादा वैकेंट हो रखी हैं, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, स्टाफ की शॉर्टेज है, डिजिटल केसेस का मैनेजमेंट बहुत वीक है, टेक्निकल एक्सपर्टीज लैक होती है, डिपेंडेंस एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब प्रोसीजरल डिलेज भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, एफिडेविट नहीं सही से मिल पा रहा है, प्रॉपर नोटिस नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पाइलअप होकर के एक बड़ा कॉज बनाती हैं जब केसेस की पेंडेंसी और ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब मैं इसी आर्टिकल में कुछ चंक्स को डिवाइड करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। पहली चीज क्या है, कंसर्न ये है कि कंज्यूमर कोर्ट जो है वो फंक्शन करना स्टार्ट कर चुके हैं रेगुलर सिविल कोर्ट के लेके। जिस तरह से रेगुलर सिविल कोर्ट परफॉर्म करता है,
ठीक उसी तरीके से अब कंज्यूमर कोड भी परफॉर्म करने लगे हैं। तो दोनों का अर्थ क्या है? रेगुलर सिविल कोर्ट में क्या होता है, एक प्रोसेस फॉलो होता है, इंसान जाता है, फिर जाके उसकी लिटिगेशन जाती है, उसके बाद वो लॉन्ग एडजर्नमेंट होता है, जस्टिस के लिए प्रॉपर एकदम डिले हो जाता है अच्छा खासा। लेकिन अब कंज्यूमर कोड भी वैसे ही बन चुका है, क्योंकि पेंडेंसी हो चुकी है, वही सेम चीज़। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, इन सभी पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। प्रॉब्लम्स क्या क्या है कंज्यूमर कोड में? तो आप बोलोगे पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, एडजर्नमेंट रिपीटेड हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज़्यादा, लिटिगेशन के ईयर बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। तो ओरिजिनल जो इंटेंट था कंज्यूमर कोड बनाने का वो था कि स्पीडी कंज्यूमर फ्रेंडली जस्टिस देना, लेकिन करंट रियलिटी ये बन चुकी है डीले, बैकलॉग्स और इतना ज़्यादा हो चुका है फॉर्मलिज्म कि एकदम रेगुलर कोर्ट के तरीके से बन चुका है। तो अब यहाँ पे जो कोर्ट है उसने कहा है कि अगर कंज्यूमर कोड स्पीड और सिंप्लिसिटी को लूज कर देंगे तो उनका जो मेन पर्पस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में बनाने का वो पूरी तरीके से डिफीट हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर बात हुई है, अब मैं आपको समझाता हूँ सीपीए एक्ट 2019 के बारे में। ये जो एक्ट था ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अमेंडमेंट या रिप्लेस करके लाया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और स्पीडी इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड करना। अगर मैं आपको बताऊं जो एक उपभोक्ता के अधिकार हैं वो क्या क्या हैं, उनके पास राइट टू सेफ्टी है, इंफॉर्मेशन है, चॉइस है, उनकी सुनवाई का अधिकार उनको है, रेड्रेसल कंज्यूमर एजुकेशन का भी उन्हें अधिकार है। अगर बात की जाए यहाँ पे क्या रेड्रेसल सिस्टम बना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाई गई, स्टेट कमीशन बनाई गई और नेशनल कमीशन बनाई गई। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया, इसमें टाइम लिमिट डाली गई सेक्शन 38 में, ध्यान रखिएगा 3 महीने और 5 महीने के अंदर केस को डिस्पोज करना होगा। 3 महीने तब जब कोई भी टेस्टिंग नहीं रिक्वायर्ड है, मतलब लैब में जाके कोई टेस्ट नहीं होना है प्रोडक्ट का, तब वो विद इन 3 मंथ होना होगा। और अगर कोई टेस्टिंग रिक्वायर्ड हो तो 5 महीने मैक्स टू मैक्स उसके अंदर डिस्पोज करना होगा। लेकिन रियलिटी क्या है इस समय? रियलिटी ये है कि प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबी लिटिगेशन जा चुकी है। ठीक है, अब इसी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनाई गई थी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसका मेन काम क्या था? जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रिवेंट करना। ई कॉमर्स रेगुलेशन बनाए गए जिसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कवर किया उसने, और जो आपकी प्रोडक्ट की लायबिलिटी होती है उसको भी डिफाइन किया गया। और जो प्रोडक्ट की लायबिलिटी है वो किसके ऊपर डाली जाएगी? मैन्युफैक्चरर, सेलर, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी लायबल किया जा सकता है। अगर उसने कोई भी ऐसी सर्विस, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेचा है, मैन्युफैक्चर किया है जिससे कोई दिक्कत होती है तो वो जिम्मेदार होगा, लायबल होगा। आ रही बात समझ में? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये सारे पॉइंट्स शो करते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनाए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंज्यूमर कोर्ट है इसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है? अब यहाँ पे जितने पॉइंट्स आप देख रहे हो इन सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। कौन कौन से इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, जिसको आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओ, जिस पॉइंट को आप, उन पॉइंट को बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ लीजिए, अपने से रिलेट कर लीजिए और उसको अपनी मेंस के आंसर्स में लिख दीजिएगा। क्या कह रहा है? वैकेंसीज हमें फिल करनी पड़ेगी फास्ट, टाइमलाइंस को स्ट्रिक्ट बनाना होगा कि 3 से 5 महीने में डिस्पोज कर दो भाई। ये ना करो कि आप उसको एकदम तारीख पे तारीख दिए पड़े हुए हो। एडजर्नमेंट लिमिट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप जबरदस्ती केवल एडजर्नमेंट किए जा रहे हो केस को। ई कोर्ट को स्ट्रेंथन करना होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट लाना होगा, केस का प्रायोरिटाइजेशन करना होगा, इफेक्टिव मीडिएशन करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा, परफॉर्मेंस रिव्यू करना होगा, कंज्यूमर की ऑन टॉप ऑफ ऑल कंज्यूमर को अवेयर करना होगा। जैसे बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, आपने कई बार सुना होगा एड कैंपेन में भी। तो ये क्या है? कंज्यूमर की अवेयरनेस जब ज्यादा अच्छी होगी तो कंज्यूमर अपने राइट्स को पहचान पाएगा, और जब कंज्यूमर उपभोक्ता अपने राइट्स को पहचान पाएगा तो उसके कभी राइट्स का वायलेशन अगर होगा तो उसे पता होगा कि मुझे नेक्स्ट कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए KPSC 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा गया? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो किसके अंडर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो आप क्या बोलोगे? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एस्टैब्लिशेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। फिर कह रहे हैं जो आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर प्राइवेसी एंड प्रिवेंटिंग डेटा ब्रीचेस। क्या ये है इस रिस्पॉन्सिबल
जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, जो कंज्यूमर की प्राइवेसी है, डेटा ब्रीचेस है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये जो आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके रिगार्ड मैंने क्या बोला, इसकी जिम्मेदारी है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसको प्रिवेंट करना। ये काम दूसरी बॉडी करती है, ठीक है। तो यहां पे वन ओनली इज द राइट वन। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल अब ये किसके ऊपर बात कर रहा है? इस पूरे नेक्स्ट आर्टिकल में अगर कोई एक अहम चीज है वो क्या है? हिवाली ट्राइबल स्कूल मॉडल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो एक जिला परिषद स्कूल हिवाली नासिक में है। अब इसका ये जो ट्राइबल स्कूल है ये करता क्या है? जो वहाँ के ट्राइबल चिल्ड्रंस हैं उनको सर्व करता है। साथ ही साथ वो जो ट्राइबल चिल्ड्रंस हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा माइग्रेट कर जाते हैं बच्चे, सीजनल माइग्रेशन जिसे कहते हैं कि भैया अगर सीजन चेंज हुआ है, कहीं अपॉर्चुनिटी आई है तो वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये जो स्कूल बनाया गया हिवाली ट्राइबल स्कूल, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि उस ट्राइबल विलेज में प्रॉपर तरीके से बच्चों का माइग्रेशन ना हो, पहली चीज है। पेरेंट्स को एक अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सके, ऑन टॉप बच्चों को लिटरेसी प्रॉपर प्रोवाइड की जा सके। तो ये जो मॉडल है वर्क कैसे करता है? ये मॉडल वर्क करने के लिए ये 365 दिन रन करता है, डेली 12 घंटे चलता है स्कूल। आप सोच के देखिए ये एक हिवाली ट्राइबल स्कूल मॉडल किस तरीके से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क देता है, एक लेसन देता है बाकी स्कूलों को। कोई भी हॉलीडे नहीं है भाई साहब, यहाँ पे 2 मील प्रोवाइड होती है, 0 ड्रॉप आउट रेट है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई भी ड्रॉप आउट कर रहा है। अब यहाँ पे जो स्कूल है इसकी लर्निंग अप्रोच क्या है? ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच है, एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ पे जो मेन पेडागॉगी होती है वो प्रॉपर एक्सपीरियंस करवाई जाती है। मेन जो फोकस होता है वो क्या होता है? वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है, एग्रीकल्चर पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस किया जाता है। अब इसका इंपैक्ट बच्चों पे क्या पड़ता है? बच्चों में हाई लर्निंग आउटकम्स देखने को मिले हैं। एडवांस रीडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस बच्चों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ट्राइबल चिल्ड्रंस है ना ये। यहाँ पे जो सीजनल माइग्रेशन है उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मतलब ये जो हिवाली ट्राइबल स्कूल का मॉडल है, ये जिस तरीके से इन्होंने अपनाया उससे बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। इससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है? मतलब उस समाज में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? तो जो विलेज है वो 0 एडिक्शन डिक्लेयर कर दिया गया है। यहां पे यूनिवर्सल स्कूल एनरोलमेंट है, गर्ल्स को रिकॉग्निशन है। मतलब जो इस गांव में लड़कियां हैं उनका नाम उसके घरों के हाउस नेम प्लेट्स पे लिखा हुआ है। आप इमेजिन कर रहे हो? ये सारे आप जीएस पेपर 1 में यूज कर सकते हो, फिर आप जीएस पेपर 2 में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जीएस पेपर 3 में जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वहां पे पॉइंट मेंशन कर सकते हो। सब क्या शो करता है? ये शो करता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्रॉपर तरीके से हर एक जो बोलते हैं ना स्कीम्स हैं उनका इंप्लीमेंटेशन होगा, उन स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से अगर हर एक ग्राउंड लेवल पे ले जाया जाएगा तो उससे उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। अब यहाँ पे क्या है, जो अलग अलग 120 स्कूल्स के टीचर्स हैं इन्होंने विजिट किया है इस मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि भैया ये मॉडल अपने आप में बहुत अच्छा है और बहुत इसके बड़े आउटकम्स हैं। बट सवाल उठता है सर ये सारी चीज़ें मैंने बताई तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे। तो चैलेंजेस यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? वाटर की स्कैर्सिटी। वाटर यहाँ पे कमी है, इस वजह से इसकी सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा एक थ्रेटन है या फिर एक खतरा कह सकते हो। तो डिमांड ये उठती है कि भैया कोल्हापुर टाइप यहाँ पे डैम होना चाहिए, सोलर पावर यहाँ पे होना चाहिए, जिससे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पानी की अवेलेबिलिटी हो। जब पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से चल पाएंगी। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर हिवाली मॉडल स्कूल को मैंने प्रॉपर एकदम बोलते हैं ना सीक्वेंस में यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप चैलेंजेस को और स्पेसिफिक तौर पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने और मेंशन किया हुआ है कि अगर 365 दिन चलेगा तो टीचर के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं? ये पूरा एक बार आप पढ़िएगा। ऑलरेडी मैंने इस आर्टिकल में आपको समझा दिया है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली अलग इसलिए लिखा है ताकि आप आपकी मेंस आंसर राइटिंग में इसको स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली लिख सकें। अब यहाँ पे अगर बात की जाए जो हिवाली ट्राइबल मॉडल स्कूल है इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम को लिंक किया गया है? एक तो समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, साथ ही साथ जो पीएम पोषण है, मिड डे मील स्कीम, इसको भी इंक्लूड किया गया है। मिनिस्ट्री देखा जाए एजुकेशन और जल शक्ति मिनिस्ट्री भी इसमें बात की जा रही है। अगर की बेनिफिट्स कहा जाए, सीजनल माइग्रेशन को रोका गया है, ड्रॉप आउट 0 है, न्यूट्रिशन और एजुकेशन टुगेदर है, गर्ल्स का एम्पावरमेंट हो रहा है। साथ ही साथ ये मॉडल और दूसरे ट्राइबल रीजन्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं मेजर चैलेंजेस की, वाटर स्कैर्सिटी इज द मेजर चैलेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंस भी एक बहुत बड़ी चीज है, टीचर के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी भी स्कूल को वर्क करना है।
किसी भी मॉडल को अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसमें फाइनेंस बजट का होना बहुत ज़्यादा अहम है। साथ ही साथ इसी मॉडल को और दूसरे रीजन्स में अगर स्केल करना है तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसी लेवल पे आपको उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा, तो वो किस तरीके से होगा वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू पोषण स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग। कह रहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द implementing agency of the scheme. It is centrally sponsored scheme. The scheme aims at providing nutritional support and enhancing school participation of students. अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पीएम पोषण स्कीम के बारे में मैंने पर्टिकुलरली क्या कहा है। ये जो पीएम पोषण स्कीम है ये एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसके रिगार्ड में बात होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 2 इज द राइट वन। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडिया और अफ्रीका के इकोनॉमिक रिलेशन के ऊपर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी अफ्रीका में। अब इसने हाईलाइट किया एक रिन्यूड मोमेंटम इंडिया और अफ्रीका की टाई के बीच में। सवाल उठता है कि अफ्रीका क्यों इतना भाई मैटर करता है, क्योंकि भाई इंडिया ना ओवर डिपेंडेंट है यूएस और यूरोपियन यूनियन पे। 40% एक्सपोर्ट, ग्लोबल इतनी अनसर्टेनिटी हो चुकी है और यहाँ पे इतनी हाई डिपेंडेंस है यूरोपियन कंट्रीज पे, तो इस वजह से हमें अफ्रीका को और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अफ्रीका इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, $100 बिलियन का यहाँ पे ट्रेड होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ट्रेड स्नैपशॉट की बात बताऊं तो चाइना डोमिनेट करता है अफ्रीका की ट्रेड में, अप्रोक्सीमेटली $200 बिलियन करता है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा, राइस, टेक्सटाइल। तो इंडिया का टारगेट ये है कि वो बाय 2030 अफ्रीका के साथ जो ट्रेड है वो डबल करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। अगर यहां पे इस एडिटोरियल में 5 पॉइंट स्ट्रेटजी सजेस्ट की गई है वो क्या है, हमें ट्रेड एग्रीमेंट्स और ज्यादा अच्छे करने होंगे, बैरियर्स को रिड्यूस करना होगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू ऐड करना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम लोग केवल कमोडिटीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि हम लोग जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी तो क्या होगा, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, जॉइंट वेंचर्स बनेंगे अफ्रीका में, तो दोनों लोग का अपग्रेडेशन होगा। एमएसएमई पे फोकस होगा तो इससे क्या होगा, एक्सपैंड लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, तो ट्रेड का फाइनेंस इंप्रोवाइज होगा, लोकल करेंसी में ट्रेड होने का ज्यादा चांसेस बन जाएगा। लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी, हमें पोर्ट्स में कनेक्टिविटी में इंडिया अफ्रीका का जो मैरीटाइम कॉरिडोर्स है उसमें हमें अच्छे खासे तरीके से इन्वेस्ट करना होगा। सर्विसेज एंड पीपल लिंक्स को हमें बूस्ट करना पड़ेगा। आईटी, हेल्थ केयर, स्किल सेट्स और जो डिजिटल ट्रेड होता है इन सब को हमें बूस्ट करना पड़ेगा। सारी 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पुश की जो बात हो रही नीड है वो क्यों, ताकि रियल स्टेटमेंट जो रियल इन्वेस्टमेंट होता है वो केवल ये नहीं होना चाहिए कि बस हम लोग मॉरिशस रूट तक रहेंगे, हमें रियल इन्वेस्टमेंट जा करके करना पड़ेगा अफ्रीका में। अब जब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें जो इंडिया की पीएसयू हैं उनको लीड करना होगा, माइनिंग में, मिनरल में, इंफ्रा में, रिन्यूएबल में। इससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। जब गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा तो इंडिया और अफ्रीका के जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है किसके ऊपर, ये एक एडिटोरियल, देखिए कितना बड़ा एडिटोरियल है। अब मैं इस पूरे एडिटोरियल का एक कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूं। सिंपल सा मतलब ये है कि बीजिंग में हवा ज्यादा साफ क्यों है। एक तरफ बीजिंग एकदम साफ सुथरी हवा को ले रहा है कंपेयर टू दिल्ली, वहीं पे दिल्ली चोक हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट क्या है, बीजिंग ने रिड्यूस किया है अपना पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट मैटर जिसे कहते हो 2.5 बाय ओवर 50%। अपने आप में ये बहुत बड़ी रिड्यूसमेंट है। अगर आप ध्यान दोगे तो इतना बड़ा रिडक्शन अभी तक नहीं देखा गया। 50% PM 2.5 जो है वो रिड्यूस कर दिया गया 2013 से 2021 के बीच में, और जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉल्यूटेड की कैटेगरी में अभी भी आ रहा है। तो अगर बात की जाए बीजिंग ने ऐसा कर कैसे लिया, तो बीजिंग के जो सक्सेस ड्राइवर्स हैं ये सभी आप यूज कर सकते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। तो बीजिंग में क्या है, जो चाइना में 2 मेजर कैंपेन्स है। पहली चीज क्या है, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्शन प्लान। यहां पे क्या होता है, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनके एक्शन प्लान्स हैं। साथ ही साथ ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन भी इन्होंने ऑन कर रखी है। इससे क्या होगा, जो स्काई है उसमें पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, टॉप टू डाउन गवर्नेंस मॉडल रखा है। इससे अकाउंटेबिलिटी एंश्योर होगी। ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर वालों को कोई जवाबदेही है ही नहीं। एनफोर्समेंट बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया है, हैवी पेनल्टीज रखी गई हैं। एनर्जी ट्रांजिशन किया गया है, कोल टू गैस रखा गया है, शिफ्ट क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया है। साथ ही साथ यहाँ पे ईवीज का एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का एमिशन कम हो रहा है, तो यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर का भी रिडक्शन हुआ है। साथ ही साथ जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं उनको शट डाउन किया गया, उनको लोकेट किया गया जो पॉल्यूटिंग यूनिट्स थी।
यहाँ पे अगर मॉनिटरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे उन्होंने डेंस रियल टाइम PM 2.5 की मॉनिटरिंग नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रखा है। साथ ही साथ जो रीजनल कोऑर्डिनेशन है, उन्होंने एक यूनिफाइड एयरशेड अप्रोच बना रखा है कि जो आसपास के इलाके हैं उन सबको एक साथ वो कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके एक डेटाबेस में देखने की कोशिश करें कैसे हमारा मॉडल दूसरे जो आपके रीजन्स हैं उनके साथ कैसे काम कर पा रहा है। तो ये सब बीजिंग की सक्सेस ड्राइवर्स हैं। अब यहीं पे बात की जाए इंडिया का अप्रोच क्या है अपनी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे लॉज तो बड़े स्ट्रांग बनते हैं लेकिन फ्रैगमेंटेड अप्रोच है। यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन बहुत अलग तरीके से होता है क्योंकि मल्टीपल स्कीम है, एनकैप अलग है, ग्रैप अलग है, फिर CAQM अलग तरीके से काम करता है, ऑड इवन अलग तरीके से काम करता है। ये सारे क्या है, रिएक्टिव है, मतलब जब कुछ होगा तब रिएक्ट करेंगे, प्रिवेंटिव नहीं है। तो आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, द मॉडल ऑफ चाइना इज मच मोर फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स वेयर एज इंडियाज मॉडल इज फोकस्ड ऑन रिएक्टिव अप्रोच। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नेंस स्प्लिट बहुत ज्यादा होता है सेंटर, स्टेट, म्यूनिसिपैलिटीज में, तो इससे अकाउंटेबिलिटी काफी वीक हो जाती है। अंडर फंडिंग ये तो एक यूनिफॉर्म प्रॉब्लम हो चुकी है, एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा पुअर है। चैलेंजेस अगर दिल्ली की बात बताऊं तो व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्रियल रीलोकेशन, मीटियोलॉजिकल ट्रैपिंग, विंटर पोल्यूटेंट्स, ये सब क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे इंडिया लर्न क्या कर सकता है, एयर पोल्यूशन को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताना चाहिए। साथ ही साथ इनका फोकस होना चाहिए मिशन मोड, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे, क्लीन एनर्जी पे ट्रांजिशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म को सीरियसली लेना पड़ेगा, फंक्शनल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने पड़ेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि बस एक ही जहां पे आप सारे लोग भी रह लोगे, बगल में इंडस्ट्री बना दोगे, पोल्यूशन को लोगे, फिर ये सारी प्रॉब्लम और ज्यादा सीवियर हो जाएगी। सिर्फ होगा क्या, AQI मेजर होगा, कहा जाएगा अब ये ग्रैप रिस्पॉन्स 1 है, 2 है, 3 है, बट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं बोलते ना अचीव हो पाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है यूएसए ने दोबारा से सेकेंड टाइम इन 2 वीक्स एक ऑयल टैंकर सीज किया है वेनेजुला के। ठीक है, अब ये जो हुआ है, ये यूएस कोस्ट गार्ड ने एक्ट किया है और कहा है, ट्रंप ने अनाउंस किया है कि भैया ब्लॉकेट होगा जो भी वेनेजुला के ऑयल्स होंगे। अब यूएसए ने जस्टिफाई किया है कि ये जो ऑयल हुआ है, ये जो ऑयल हो रहा है, इस ऑयल को फंड किया जा रहा है नार्को टेररिज्म के लिए, मतलब ऑयल को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नार्कोटिक्स के लिए, टेररिज्म के लिए। साथ ही साथ अब ये जो चीज़ हो रही है, वेनेजुला ने रिस्पॉन्स दिया है कि भाई इस तरीके से अगर यूएसए हमारे जो भी कंटेनर जा रहे हैं उसको सीज करेगा तो ये क्रिमिनल एक्शन है, हाईजैकिंग है, दैट टू इंटरनेशनल वाटर में। अब आपको यहां पे आना चाहिए उन क्लॉज के बारे में, क्या कहता है उन क्लॉज। फिर आपको पता होना चाहिए यहीं पे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की बात होती है। इन दोनों बॉडीज के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा है। आपका होमवर्क ये है कि इन दोनों बॉडीज के बारे में लिखिएगा, फिर लिखिएगा नेट के ऊपर अनग्लॉस PYQ, आपको दिख जाएगा जो क्वेश्चन पूछा है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी डालिएगा तो आपको वहां पे दिख जाएगा जो PYQ पूछा गया है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक सिग्नल ये है कि प्रेशर बहुत बनाया जा रहा है जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो हैं। अब यहाँ पे इंप्लीकेशन ब्रॉडर ये होगा, जो कैरिबियाई रीजन है उसमें टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब कैरिबियन रीजन की बात हो रही है तो आप देखिए ये है पूरा कैरिबियन का रीजन। आप ध्यान देंगे ये यूएसए है, ये वेनेजुला है। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको क्यूबा दिख रहा है, यहीं पे आपको जमाइका दिखेगा, यहीं पे आपको हिस्पैनियोला दिखेगा, प्यूर्टो रिको दिखेगा। तो ये सब क्या है, ये एक ब्रॉडर रीजन है जो कि साउथ ईस्ट ऑफ गल्फ ऑफ, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसके साउथ ईस्ट में ये आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैरिबियन प्लेट पे ये फॉर्म हुआ है जिसमें अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, हरिकेन्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ की शिपिंग लेन्स भी है, ऑयल रिजर्व्स भी है, साथ ही साथ यूएस का नेवी बेसिस भी है। तो ये कैरिबियन का एक मैंने ज्योग्राफी भी आपको बता दी है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, नॉर्थ अटलांटिक भी दिखेगा। यहाँ पे ट्रिनिडैड एंड टोबैगो भी है जहाँ पे विजिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। यहीं पे कम्युनिटी है गिरमितिया कम्युनिटी, जिसको OCI देने की बात की गई थी। ये कब विजिट हुआ था, जब ब्रिक्स की 17th समिट हो रही थी, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो आपको क्या पता होना चाहिए, सारी सीक्वेंस की चीजें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, वेनेजुला के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन बहुत फेस हुआ था, सैंक्शंस, पॉलिटिकल क्राइसिस थे। रीसेंट स्टेबलाइजेशन हुआ क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन थोड़ा रिड्यूस किया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे यूएसए दोबारा से प्रेशर बना रहा है। और वही आप नोटिस करोगे 2024 में क्या है, वेनेजुला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, और सक्सीड हो गया, पीपल को माइग्रेट करने से रोक लिया इस कंट्री ने। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है।
क्राइसिस को उसने टैकल किया, बट ये नहीं है अपने पूरे के पूरे लोगों को रोक ही लिया, प्रिवेंट कर दिया कि कंट्री छोड़ के जाए ही ना, ये गलत है। और जैसे ही ये गलत होगा तो यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, वहां सिर्फ एक ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। अगर एक गलत होगा तो यहाँ पे आप बता सकते हो। कह रहे हैं वेनेजुला हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। आप कह रहे हैं वेनेजुला के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। यस, वेनेजुला हैज लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इज द राइट वन। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।